जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कोलिजन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कोलिजन है वो होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि कोलिजन है वो कितने टाइप के हैं। उनके टाइप को स्टडी करने के बाद हम उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उनमें हम देखेंगे किस तरह से उनमें मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है, किस तरह से हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। फिर इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईआईटी का एग्जाम हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम है उनको हम सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए कि हमारा कोलिजन यानी कि टक्कर है वो होता क्या है। तो मान लेते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट ए और बी है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आएंगे हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट और एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है वो ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है ना। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, तो इस जो पूरी घटना है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी कि हमारे दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, क्या इस पूरे इंसिडेंट के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ए और बी हमारे जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों का इंटरनल फोर्स है, यानी कि जो ए बी पर लगा रहा है और बी ए पर लगा रहा है। तो ये सिस्टम के अंदर जो भी ये फोर्स लग रहा है वो क्या है, एक तरह का इंटरनल फोर्स है। तो आप क्या कहोगे कि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लग रहा। और जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स है वो अगर जीरो है, तो हम क्या कहेंगे कि जो डी पी बाई डी टी यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो भी जीरो होगा। अब मोमेंटम है वो जीरो है यानी कि क्या कहेंगे कि हमारा मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा, तभी जीरो होगा ना, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो किसी भी तरह की कोलिजन क्यों ना हो, चाहे आपकी इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे नॉन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो या सुपर इलास्टिक कोलिजन हो, किसी भी तरह की कोलिजन क्यों ना हो, हमारा जो मोमेंटम यानी कि जो संवेग है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो कोलिजन है यानी कि टक्कर है वो कितने प्रकार की होती है। तो टक्करों को हम चार पार्ट्स में है डिवाइड करते हैं। चार कौन कौन से पार्ट होंगे? सबसे पहले हमारा पार्ट आएगा इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, और उसके बाद में हम देखेंगे सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है दोस्तों, अब जरा सीखने का प्रयास करते हैं कि हमारी ये सारी कोलिजन है ये आपस में किस तरह से अलग है। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बी है। स्टार्टिंग में इनकी जो वेलोसिटियाँ हैं वो क्या है? इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है और जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी कितनी है? u2 है। ठीक है? अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो कोलिजन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएँगे। तो कोलिजन करने के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएँगे यहाँ पर। ठीक है? ये ए ऑब्जेक्ट है और ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है। जब कॉन्टैक्ट में आएँगे तो कुछ पल के लिए इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो इक्वल ही रहेगी। ठीक है? अब कोलिजन करने के बाद में ये दोनों ऑब्जेक्ट है वो वापस अलग-अलग हो जाएँगे ना? तो देखिए जब ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं तो इनकी वेलोसिटियाँ क्या कैसी रहेगी? क्या स्टार्टिंग वेलोसिटी वैसे ही u1 u2 रहेगी? नहीं, वेलोसिटियाँ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोलिजन करते हैं तो ऑब्जेक्ट ए है वो बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और जो ऑब्जेक्ट बी है वो ऑब्जेक्ट ए पर एक फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों आपस में फोर्स लगाएँगे, तो यहाँ पर इनकी वेलोसिटियाँ वो चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन है इनकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी? इसकी वेलोसिटी v1 रह जाएगी और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो हम एक चीज़ तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम है उसका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व से मतलब क्या है कि इनिशियल पोजीशन पे जो इसका मोमेंटम है वो ही मोमेंटम रहेगा इसकी फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो सबसे पहले इनके मोमेंटम क्या है वो बताइए ज़रा। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन के ऊपर यानी कि यहाँ पर इनके मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो देखिए मास कितने हैं इनके? इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास है m2। तो ज़रा बताइए इनके मोमेंटम क्या है? तो इनिशियल पोजीशन में मोमेंटम है इसका m1 u1 प्लस मास इसका दूसरे का कितना है m2 u2। ठीक है। मिड पोजीशन पे इनके मोमेंटम क्या है? तो आप कहेंगे मास m1 है और m2 है और इनकी वेलोसिटी v है तो इसका मोमेंटम आ जाएगा ये। इसकी जो फाइनल पोजीशन है इस पर मोमेंटम कितना है? तो आप कहेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अपना जीरो लग रहा है। तो इनके मोमेंटम है वो आपस में इक्वल होंगे यानी कि इनिशियल पोजीशन पर ये अपना सेकंड पोजीशन पर और ये अपना थर्ड पोजीशन पर। ये इसको आप फर्स्ट पोजीशन मान लीजिएगा, ये आपकी सेकंड पोजीशन हो गई और ये अपना थर्ड पोजीशन हो गई। तो चाहे किसी भी तरह की कोलिजन क्यों ना हो, ये चीज़ तो इक्वल ही रहने वाली है अपनी। ठीक है ना? तो अब ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा जो इलास्टिक कोलिजन है वो बाकी इन 3 कोलिजन से वो अलग है। ठीक है? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इन सभी कोलिजन्स में आपस में डिफरेंस क्या है, इनके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट ए और बी है, ये क्या है, हमारी आयरन बॉल है यानी कि लोहे की बॉल है। ठीक है? जो आपका सेकंड एग्जांपल है उसमें हमने जो ऑब्जेक्ट ए और बी लिए हैं वो हमारी रबड़ बॉल है।
ठीक है ना? थर्ड जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो आपने क्या लिया कि जो बी है वो तो एक बॉक्स हो गया और ए है वो आपकी बुलेट हो गई, यानी कि बंदूक से निकली हुई गोली हो गई। ठीक है? फोर्थ जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट ए और बी है वो दोनों एटम्स हो गए। ठीक है ना? अब ज़रा बताइए कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि ये फर्स्ट केस है, इसमें जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में कोलिजन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में तो इनकी वेलोसिटी u1 और u2 है, परंतु जब टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के समय वो एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएँगे। तो क्या 2 आयरन बॉल यानी लोहे की बॉल जब आपस में टक्कर करेगी तो क्या उनकी शेप में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? आफ्टर कोलिजन क्या होगा? वो अलग-अलग हो जाएँगे और इनकी वेलोसिटी है वो क्योंकि एक-दूसरे फ़ोर्स लगाएगी तो इनकी वेलोसिटी है वो अलग-अलग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस के अंदर आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलिजन क्या है? ये बिफोर कोलिजन वाली कंडीशन है, इनकी वेलोसिटी u1 और u2 है, ठीक है? ये क्या है पोज़ीशन जब ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन के अंदर आप देख रहे हो कि वो जब दोनों एक-दूसरे कॉन्टैक्ट में आएगी, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों आपस में क्या कंप्रेस करेगी ना, तो इनकी शेप है वो चेंज हो रही है, ठीक है? आफ्टर कोलिजन क्या है फिर इनकी वेलोसिटी v1 v2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है? परंतु ये चीज़ हमेशा याद देखिएगा कि जब हमारी रबड़ बॉल लेंगे तो इनमें क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है यानी ऑब्जेक्ट है उनकी शेप है वो चेंज हो रही है, ठीक है? जबकि हमने आयरन बॉल ली थी वहाँ इनकी शेप है वो चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है? थर्ड केस में आप देखेंगे जब बुलेट है वो ऑब्जेक्ट बी के साथ टक्कर करेगा तो टक्कर के बाद में हो क्या रहा है? बुलेट है वो हमारी ऑब्जेक्ट बी के अंदर ही चिपक गया यानी उसी में समा गया। कोलिजन तो हो रहा है इसमें भी, परंतु हमारा जो ए है वो बी में ही जाके चिपक गया, ठीक है ना? फोर्थ कंडीशन है उसमें 2 एटम्स की कोलिजन हो रही है। तो यहाँ पर एटॉमिक जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ बस हम ये देखेंगे कि इनकी एनर्जी की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर बिफोर कोलिजन इनकी जो एनर्जी रही होगी, आफ्टर कोलिजन भी उनकी एनर्जी वही रही होगी। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि किसी तरह का भी हम ये मान के चलते हैं किसी भी तरह का क्या है कि जब 2 बॉल आपस में टकरा रही है तो हीट की फ़ॉर्म के अंदर, साउंड की फ़ॉर्म के अंदर या उनकी शेप को चेंज करने की फ़ॉर्म में किसी भी तरह का जो एनर्जी है उसमें लॉस नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे कि जो इनिशियल पोज़ीशन के ऊपर जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आती है जब आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर आती है। ठीक है? परंतु जो बाकी की ये कंडीशनें आप देख रहे हो सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के अंदर अब हमारा ये वाली कंडीशन देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट है वो एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी तो उनकी शेप चेंज हो रही है, तो हो सकता है यहाँ हीट की फॉर्म के अंदर, साउंड की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है? तो उस कारण से यहाँ पर जो कोलिजन हो रही है, यहाँ पर आप क्या कहोगे कि इनिशियल कंडीशन के ऊपर जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर नहीं रहेगी, जो सिस्टम की फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर। ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पर जो बुलेट है वो जाकर बी के अंदर ही एडजस्ट हो रही है, बी के अंदर ही एडजस्ट हो रही है यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ न कुछ यहाँ पर कुछ अंदर इस तरह से वर्क काम कर रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा किसका है? ये हमारा इलास्टिक कोलिजन का है यानी कि हमारी जो प्रत्यास्थ टक्कर है उसका एग्जांपल है। ठीक है? ये हमारा इलास्टिक कोलिजन के लिए, जबकि आप ये रबड़ वाला ले रहे हो, ये हमारा किसके अंदर आएगा? ये हमारा इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आएगा, इनइलास्टिक, ठीक है? ये आपका जो बुलेट वाला है, ये किस में आएगा? ये परफेक्ट इनइलास्टिक के कंडीशन में आएगा, परफेक्ट इनइलास्टिक की कंडीशन में आएगा। और जो फोर्थ जो एग्जांपल है, ये आपका किस में आएगा? ये वाला जो एटम्स में आपस में जो कोलिजन हो रही है, ये वाला आपका आएगा सुपर इलास्टिक की कंडीशन में, सुपर इलास्टिक, ठीक है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर ये लास्ट की तीनों कंडीशन है, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल है वो इक्वल नहीं है। तो फिर इन तीनों को अलग-अलग बाँटने की क्या ज़रूरत थी? इनको हम एक ही बनाकर स्टडी कर लेते, ठीक है? तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है इन तीनों में वो भी हम देख लेते। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो चारों तरह की जो कोलिजन है, उसमें जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या रहता है? हमारा जो मोमेंटम है वो कंज़र्व रहता है। यानी कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है, कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम है और आफ्टर जो कोलिजन है मोमेंटम है वो इक्वल रहेगा। ठीक है? इसके अलावा क्या है? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमारा जो सिस्टम है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल रहती है। तो ये किस में आएगा? हमारा इलास्टिक कोलिजन में आएगा। ठीक है? इसके बाद में हम बात करेंगे इनइलास्टिक और जो परफेक्ट इनइलास्टिक है। तो देखिए जो हमारा मोमेंटम है वो तो कंज़र्व रहेगा, यानी कि जो इनिशियल पोज़ीशन पर जो और फाइनल पोज़ीशन पे जो मोमेंटम है वो इक्वल रहेगा। परंतु जो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो देखिए जो सिस्टम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उनके आपस में टकराने से पहले उनकी जो सिस्टम है, सिस्टम की जो एनर्जी है, आफ्टर जो एनर्जी है उससे क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनिशियल पोज़ीशन पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है।
ठीक है? यानी कि अगर शुरुआत में हमारे ऑब्जेक्ट में जो गोले हैं यानी कि ए और बी है वो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी में कमी आएगी, तो आफ्टर कोलिजन क्या है उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना? परंतु सुपर इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है? इसको जब हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। परंतु अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा कि जो सुपर इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें आफ्टर जो कोलिजन है वो क्या है हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम इन इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले स्टडी करते हैं हमारे इलास्टिक कोलिजन यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर अपने पास में दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटियाँ कितनी है u1 और u2 है। सेकंड जो कंडीशन है उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो इनकी कोलिजन की आपस में कंडीशन क्या होगी? इनकी कोलिजन की आपस में कंडीशन एक ही रहेगी। पहली तो क्या है कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं तो इनकी क्रिया रेखा है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? इक्वल होगी तभी वो आपस में कॉन्टैक्ट में आएँगे। कॉन्टैक्ट में आना है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ पर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में किसी u1 वेलोसिटी से और b है वो मूव कर रहा है यहाँ पर और सेम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दोनों के मध्य की जो दूरी है वो मान लेते हैं 10 मीटर 5 मीटर कुछ है एक दूसरे के समान अंतर मूव कर रही है तो कोलिजन कैसी होगी? तो एक दूसरे की क्रिया रेखा सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो कंडीशन ये है, ठीक है ना? सेकंड यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर अगर क्रिया रेखा समान है तो आप सेकंड कंडीशन में तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे में कोलिजन कर लेगी, ठीक है? परंतु फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में कब कोलिजन करेगी? फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ तब कोलिजन करेगी जब हमारी जो ए है, ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा हो, वरना तो ए है कभी बी को क्या टच ही नहीं करेगी, उसके पास ही नहीं पहुँचेगी। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि U1 है वो ऑलवेज़ ज़्यादा होना चाहिए U2 से तभी कोलिजन होगी, ठीक है? और जब एंटी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब तो अगर क्रिया रेखा समान है तो कोलिजन हो ही जाएगी। तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन है उसको स्टडी करेंगे, फिर अपना जो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन है उसमें कोलिजन देखेंगे, ठीक है? तो मान लेते हैं कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है जिनके मास m1 व m2 है, जिनकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u1 और u2 है। ये फर्स्ट कंडीशन है जब हमारे जो ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलिजन वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? यानी कि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रही है, तब उनकी वेलोसिटी कितनी है? v मान लेते हैं और आफ्टर कोलिजन क्या है कि इनकी वेलोसिटियाँ हैं वो v1 और v2 हो जाती है, ठीक है ना? अब हमने स्टडी किया था अभी कि मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो बताइए इनिशियल कंडीशन में इसका मोमेंटम क्या रहेगा? इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है? सेकंड कंडीशन में मोमेंटम क्या है? जल्दी-जल्दी बताइए, दोबारा रिवाइज हो रहा है आपका m2 v के बराबर। थर्ड कंडीशन में मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर आ जाएगा अपना m1 v1 प्लस m2 v2। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोलिजन करने से पहले इनकी वेलोसिटियाँ हैं वो इतनी-इतनी थी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन है जो ऑब्जेक्ट m1 है उसकी वेलोसिटी इतनी है तो m2 की वेलोसिटी की बताइए। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि आफ्टर कोलिजन है उनकी वेलोसिटी इतनी-इतनी यानी कि दे रखी है आपको v1 v2 की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि बिफोर कोलिजन है उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जरा बताइए कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहेगी तो इनिशियल पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेगी? इनिशियल पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बताइए। तो हम जानते हैं इनिशियल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये बराबर आ जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है? इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? सेकंड कंडीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर कॉमन आकर बाहर आ जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से थर्ड कंडीशन के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? ये बराबर आ जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि आफ्टर कोलिजन है हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आने वाली है? तो इसको हम ड्राइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में मोमेंटम है उसको देखते हैं। तो ज़रा बताइए क्या रहेगा? ये हमारा आ जाएगा देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 ये बराबर आ जाएगा अपना m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो m1 कॉमन लीजिएगा u1 माइनस v1 बराबर आ जाएगा आपका m2 v2 माइनस u2, ठीक है? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है? अब जरा इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी के लिए और लिखिएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 v2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेके काट देते हैं, तो हाफ हाफ तो कॉमन आके कट ही रहा है। ठीक है जी, काट दिया। अब देखिए सेम ऐसा ही करते हैं कि जो अपना v1 जो v1 m1 वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं और m2 वाली टर्म है वो एक तरफ ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर अपना आ जाएगा m1 कॉमन लिया, यहाँ पर ये आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर वाली तरफ क्या आ जाएगा आपका m2, ये आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो, m1 ये आ जाएगा u1 माइनस v1, साथ में u1 प्लस v1, ये बराबर आ जाएगा m2 v2 माइनस u2, और साथ में आ जाएगा v2 प्लस u2। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें देखिए कुछ कॉमन आगे कर सकता है क्या, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चीज़ इक्वल है लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में ये चीज़ इक्वल है। ठीक है, तो इक्वेशन वन से आप क्या है दोनों को ख़त्म कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को ख़त्म कीजिएगा। ठीक है, यानी कि इक्वेशन वन से वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म है अपनी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास फाइनली बचकर क्या आता है, अपने पास में रेस्ट अमाउंट आती है u1 प्लस वी1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, v2 प्लस u2। इसको भी थोड़ा आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या u1 माइनस u2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, v2 माइनस v1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आई अपने पास में, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और ये आपका ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, इनकी वेलोसिटी कितनी है, इनकी वेलोसिटी है अपने पास में u1 और ये u2। ठीक है, फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन के ऊपर की वेलोसिटी कितनी है, ए और बी। ठीक है, जहाँ पर ये है v1 और ये v2। तो यहाँ पर u1 माइनस u2 क्या दिखा रहा है, यहाँ पर यानी स्टार्टिंग पोजीशन में इनकी जो वेलोसिटी है उनका डिफरेंस, और बाद में जो इनकी वेलोसिटी है उनका डिफरेंस वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि यहाँ पर शुरुआत में एक दूसरे से मिल रही है ना, तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि टक्कर के बाद अलग अलग हो रही है ना। इसे आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना। अब यहीं से हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, किसी भी एक v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेंगे और अपनी इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं अपना v2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, v2 है वो बराबर आ जाएगा v1 प्लस u1 माइनस ऑफ u2। ठीक है ना, ये वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपकी कौन सी थी, इक्वेशन फर्स्ट अपनी ये वाली। ठीक है ना, अपना जो मोमेंटम है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का इक्वल किया था, वही तो इक्वेशन फर्स्ट थी। यहाँ पर अगर v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा यहाँ पर देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, अपना m1 v1 प्लस ये आ जाएगा आपका m2, और साथ में आ जाएगा आपका v1 प्लस u1 माइनस u2। ठीक है, तो यहाँ पर v1 भी एक बार और कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन आने के बाद जो बचेगा उसको इधर ले आएंगे। जरा कीजिएगा सोल्व इसको, क्या आएगा अपने पास में, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड है वो तो अपना इक्वल ही रहेगा। ठीक है ना, राइट हैंड साइड के अंदर अपना v1 है वो कॉमन लीजिएगा, क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और साथ में क्या आ जाएगा अपना m2 प्लस ये अपना आ जाएगा m2, और साथ में क्या आ जाएगा u1 माइनस u2। ठीक है, ये वाली टर्म है बराबर के इधर वाली साइड ले आएंगे, बराबर के इधर वाली साइड ले आओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा देखिए v1 m1 प्लस m2, और बाकी टर्म क्या आ जाएगी आपका m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस ऑफ, देखिए इधर आएगा तो माइनस ही आएगा ना, माइनस ऑफ m2 u1 माइनस u2। ठीक है, अब ये m1 प्लस m2 है ये भी बराबर में इधर नीचे ले जाइए। ठीक है, ये भी नीचे आ जाएगा, तो नीचे लगाओ इसके m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई अपना v1 की। इससे थोड़ा सा और क्या शॉर्ट करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर m2u2 है, अब इसको माइनस m2u2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस आके 2 टाइम्स आ जाएगा, और साथ में m2u1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिखोगे तो अपने पास में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर v1 की वैल्यू अपने पास फाइनली आ जाती है ये वाली। इसी प्रकार से जब ऊपर अपने वाली ये इक्वेशन थी, यहाँ से अपने v2 की जगह अगर v1 की वैल्यू निकाल कर अगर इस इक्वेशन में रखते तो अपने पास में क्या आ जाता, v2 की वैल्यू आ जाती, और v2 की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई फाइनल, v2 की वैल्यू अपने पास में ये आ गई। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे दोनों को, तो अगर फॉर्मूला याद रखने के हिसाब से तो देखिए नीचे वाली टर्म है वो दोनों में इक्वल आ रही है। ठीक है, साथ में क्या आ रहा है, देखिए अगर आप v1 की कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले आ रहा है आपके पास में उसकी वेलोसिटी u1 वाली टर्म आ रही है। ठीक है ना, और अगर v2 की कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा u2 की। ठीक है, और साथ में प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा आपका जो दूसरा अपोजिट होगा, यानी कि v1 के अपोजिट क्या है, v2 है, तो आपके पास में 2m2u2 आएगा, और नीचे जब v2 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में 2m1u1 आएगा, और साथ में इसके मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, दोनों मास है उनका डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना, ऊपरा वाले में आ रहा है अपना m1 माइनस m2, नीचे वाले में आ रहा है अपना m2 माइनस m1।
ठीक है ना, याद रहेगा आपको। नहीं रहेगा तो अपना मोमेंटम कंजर्व लगाइएगा, एनर्जी कंजर्व लगाइएगा और क्वेश्चन वहाँ सोल्व कीजिएगा। दोस्तों कोलिजन से रिलेटेड कुछ स्पेशल केस है वो देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या रहेगा अपना? केस फर्स्ट है अपना जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट है जिनके मास है वो इक्वल है, यानी कि m1 है वो m2 के इक्वल है, और मान लेते हैं इन दोनों का मास वो m के बराबर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपना सेकंड है। स्टार्टिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट वन है इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू वेलोसिटी है, और जो ऑब्जेक्ट सेकंड है इसकी वेलोसिटी है वो अपनों ने ले ली 0। ठीक है, आफ्टर कोलिजन है इनकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? तो ऊपर वाले फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कीजिएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, m1 इक्वल टू m2 करना है। m1 इक्वल टू m2 करोगे तो ये वाली जो टर्म है, जो फर्स्ट ये वाली जो टर्म है ये तो आ जाएगी अपना 0, आ जाएगी ना 0 दोनों के अंदर। बचेगा अपने पास में क्या, हमारे पास में बचेगा 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब स्टार्टिंग कंडीशन में क्या थी, अब देखिए पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू अपनी थी u1 और ये वाली वैल्यू थी अपना u2। ठीक है ना, तो u2 की वैल्यू आप 0 रखिएगा। u2 की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे तो आपके पास में v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, यहाँ पर देखिए v2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 2m1 u, देखिए m1 की जगह m आएगा, u अपॉन नीचे भी कितना आ जाएगा m प्लस m, 2m के बराबर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा u। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। क्या आ रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उनके मास है इक्वल है और उनमें से एक ऑब्जेक्ट है वो अपना क्या है, स्थिर रखा है, क्योंकि u वेलोसिटी 0 है, 0 का मतलब क्या, स्थिर रखा है, और उसके साथ किसी u वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट अगर आके टकराता है तो टकराएगा तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ये सेकंड है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फर्स्ट है इसकी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो सेकंड है वो u वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो अपने पास यही आ रहा है। अब साइड में चल रही वीडियो से भी आप देखिएगा कि हमारा जो ये पेंडुलम है, पेंडुलम के अंदर आपने ये काफ़ी सारे पेंडुलम अगर आपस में लगा रखे हैं, ठीक है, और किसी एक पेंडुलम को अगर हम खींच कर ऊपर से छोड़ते हैं तो यहाँ पर सारे पेंडुलम के मास है वो इक्वल है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि ये सारे पेंडुलम है वो तो स्थिर रहेंगे, ठीक है, परंतु जो आगे वाला जो पेंडुलम है, आगे वाला जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, वो उसी सेम वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है या u वेलोसिटी है, तो आगे वाला u वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसी कंसेप्ट की वजह से अपने पास में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कोलिजन हो रही है वो कौन सी है, इलास्टिक कोलिजन है। समझ में आया आपको? डाउट हो तो पूछेगा। दोस्तों केस सेकंड देखते हैं जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उनके मास तो क्या इक्वल है, ठीक है, परंतु क्या इनकी स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है और इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन है इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू पुट कीजिएगा। तो सबसे पहले ये वाली टर्म है वो तो 0 ही आएगी, क्योंकि मास है वो इक्वल है, मास इक्वल है तो ये वाली टर्म तो 0 ही आएगी। तो यहाँ पर v1 है वो किसके बराबर होगा, v1 है वो बराबर हो जाएगा अपना 2m2u2 अपॉन, देखिए नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और m मास इक्वल है तो नीचे कितना आएगा, 2m आएगा, 2m आएगा ना, ये नीचे आएगा आपका 2m, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, u2 के। इसी प्रकार से यहाँ v2 की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी u1 के। तो यानी कि स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो u1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो तो जाएगा u2 वेलोसिटी के साथ, और जो हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो अपना जाएगा u1 वेलोसिटी के साथ, यानी कि उनकी वेलोसिटियाँ हैं वो चेंज हो गई है, चेंज हो गई है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए अगर स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मान लेते हैं एम मास है और इस डायरेक्शन में जा रहा है किस वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट आ रहा है अपना इधर वाली डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट दूसरा है जिसका मास एम है और वो जा रहा है किसी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ में। अब मास इक्वल है तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट में आएंगे, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे, और आफ्टर कोलिजन है क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है यानी कि इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो डायरेक्शन भी सेम रहेगी, और इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, 5 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है ना। तो वेलोसिटियाँ चेंज हो गई, उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो गई, वैल्यू पुट कीजिएगा सेम ही आंसर आएगा अपने पास। तो एक क्वेश्चन है अपने पास में जिसमें हमें 4 गोले दे रखे हैं जिनके मास है वो इक्वल है, ठीक है, इन चारों गोलों के मध्य होती है इलास्टिक कोलिजन, कौन सी, प्रत्यास्थ टक्कर। अगर स्टार्टिंग में हमारा जो गोला ए है उसकी वेलोसिटी u1 है और जो गोला डी है उसकी वेलोसिटी u2 है, तो आफ्टर कोलिजन है हमारे जो गोले ए बी सी डी है इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जरा बताइए कि कोलिजन वो किस तरह से होगा। तो कोलिजन के अंदर देखिए चारों गोले हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे इस तरह से, ठीक है, संपर्क में आएंगे तो जो हमारा जो गोला ए है इसकी वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, तो ये क्या है कि अपने u1 वेलोसिटी की वजह से बाकी गोलों पर एक फोर्स लगाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस डायरेक्शन में रहेगी। इसी प्रकार से हमारा जो गोला डी है वो अपनी u2 वेलोसिटी के साथ
बाकी गोलों पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो आफ्टर कोलिजन है अपना जो बी और सी है, इनकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, बी और सी की वेलोसिटी है वो तो जीरो ही रहेगी, ठीक है। परंतु ए और डी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अभी अपनों ने ऊपर देखा कि अगर मास है वो इक्वल है तो वेलोसिटी यहाँ वो ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, यानी v1 है वो तो u1 सॉरी v1 है वो तो u2 के बराबर आ जाएगा, और जो v2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, u1 के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये वाला जो गोला जो m1 है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो ये वाला गोला है वो इधर मूव करेगा, ठीक है ना। ऐसा प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हो। जो चार है, आपको लोहे की गोलियां लेनी है और उनको आप एक रस्सी से लटका दीजिएगा, और रस्सी से लटकाने के बाद में आप देखिएगा कि दो गोले हैं उनको तो आपको स्थिर छोड़ना है, ठीक है, और दो गोले हैं उनको आपको इस तरह से किसी वेलोसिटी देकर इनको छोड़ना है। यहाँ से इधर से वेलोसिटी इसको v1 दीजिएगा, और एक दूसरा गोला है उसको v2 वेलोसिटी दीजिएगा, ठीक है। जब ये जाकर इस तरह से इनके साथ टकराएंगे, टकराने के बाद में आप देखोगे कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, कि ये जो हमारे गोले हैं बीच वाले हैं वो तो वैसे के वैसे स्थिर रहेंगे, परंतु ये वाले जो गोले हैं ये इधर की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी है वो तो v2 हो जाएगी, या सॉरी u2 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी, वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। और ये सिर्फ कब होगा, जब इनके मास है वो इक्वल होंगे। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट केस में देखते हैं कि अगर हमारा जो मास m2 है वो बहुत ज़्यादा हो m1 के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में आफ्टर कोलिजन है वो हमारा मास m1 और m2 की वेलोसिटी क्या होगी। इसको बिल्कुल आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि कोई एक दीवार है जिसका मास कितना है, मास मान लेते हैं m2, और उस दीवार के ऊपर आप किसी बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है, जिसका मास m1 है, और ये बॉल जाकर हिट करती है दीवार को, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि बॉल है वो आपकी तरफ वापस आती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दीवार है वो इधर उधर मूव करती है, दीवार तो वहीं की वहीं रहती है, बॉल है आपकी तरफ वापस आती है। तो क्या हमारा ये फ़ॉर्मूले हैं उससे भी इसी तरह के रिजल्ट आते हैं या कैसे आते हैं? और हमारी जो बॉल है वापस में अपनी तरफ आएगी तो किस वेलोसिटी के साथ आएगी वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जब कभी भी आप देखते हो कि किसी भी हेवी मास वाली वस्तु है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर m2 है वो m1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर m1/m2 आप करोगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर आएगी। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? तो इसको एक एग्ज़ाम्पल लीजिएगा। मान लेते हैं अपना मास m1 है, उसका वेट कितना 100 ग्राम है। ठीक है? आपका M2 है, उसका वेट कितना है? ये मान लेते हैं दीवार है तो इसका 10,000 केजी है। तो आप बताइए कि 100 ग्राम के कंपैरिज़न 10,000 केजी कितना है? बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप 100 ग्राम डिवाइड बाय करेंगे 10,000 ग्राम के बराबर, और ऊपर-नीचे ग्राम-ग्राम से करेंगे तो देखिए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं, तो इसको 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग-लगभग इसकी वैल्यू है आप 0 के बराबर मान सकते हो, फिज़िक्स में हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर क्या है कि M2 है उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे क्या करता है, क्या नहीं करता, और फिर यहाँ पर अपने m1 की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करते हैं इनकी। तो यहाँ पर v1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए m1 माइनस m2 है, तो m2 को ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1/m2 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा अपना, देखिए m2 का नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2u2 अपॉन, यहाँ पर u1 भी है दोस्तों, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस m1/m2, ठीक है। अभी अपन ने देखा, क्या देखा, m1/m2 है उसकी वैल्यू लगभग-लगभग 0 के बराबर आती है। 0 के बराबर आती है तो इस वैल्यू को भी यहाँ से निकाल देंगे। इस टर्म को भी निकालेंगे ना यहाँ से, ये निकाल दिया अपनों ने, ठीक है। और एक क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो u2 है उसकी वैल्यू 0 है, तो u2 की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म भी हट जाएगी। ये वाली भी टर्म अगर हट जाएगी अपनी, तो मुझे बताइए कि यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पे सिर्फ बच रहा है अपना u1 बच रहा है, और वो भी माइनस साइन के साथ में। तो आप जरा मुझे बताइएगा कि आफ्टर कोलिजन है वो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी माइनस ऑफ u1। तो आफ्टर कोलिजन हमारा जो मास m1 है वो u1 वेलोसिटी के साथ आएगा, बट उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपना v2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर नीचे फिर से हम क्या करते हैं, m2 का डिवाइड करते हैं। m2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, तो अपने पास में आ जाएगा 1 माइनस m1/m2 u2 प्लस 2m1m2 u1 बाई, नीचे आ जाएगा m1/m2 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपनों ने क्या देखा, हमने देखा m1/m2 है उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, तो कौन-कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाली टर्म है वो भी क्या है अपनी, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है अपने पास में u2 बच रहा है, u2 ही बच रहा है और तो कुछ बचा नहीं। तो u2 के अपने पास क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यानी कि आफ्टर कोलिजन अपना जो मास m2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 आएगी, ठीक है ना।
तो इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें हमें दे रखा है कि जो मास m1 है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किससे? m2 से। तो उस केस के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उनकी आफ्टर कोलिजन है वो वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? अगर उनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2 है, ठीक है? बिफोर कोलिजन हमारा जो मास m2 है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 0 है, ठीक है? जबकि मास m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हमारा जो ये फॉर्मूला है उसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है और क्या करनी है। तो देखिए जी, अब m1 है वो बहुत ज़्यादा है m2 से, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं m2 बाई m1 है वो लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा? वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम ऊपर नीचे m1 से डिवाइड करेंगे। m1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? अपने पास में आ जाएगा 1 माइनस m2 बाई m1 प्लस यहाँ पे 2m2 बाई m1 u2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस m2 बाई m1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू है वो 0 रखेंगे, 0 रखोगे तो कौन-कौन सी टर्म 0 आएगी? आपके पास में ये टर्म 0 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी और ये 0 आ जाएगी, ये वाली 0 आएगी तो टोटल इसको साफ कर देते हैं। और यहाँ पर अपना मल्टीप्लाई में क्या है? u1 है ना, ये u1 मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? v1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? u1 के बराबर आ जाएगी। दोस्तों v2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से m1 का ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? आप देखोगे यहाँ पर आ गया अपना m2 बाई m1 माइनस ऑफ कितना है? 1 u2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2u1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस m2 बाई m1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म है वो 0 के बराबर आ जाएगी, ये वाली टर्म। ठीक है, 0 के बराबर और क्या आएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, u2 की वैल्यू कितनी है आपकी? u2 की वैल्यू तो 0 है, तो ये वाली टर्म पूरी पूरी 0 कर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे है सिर्फ एक बचा है, तो एक बचा है तो उसको भी हटा देते हैं। तो आपके पास ओवरऑल क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2u1 आ रहा है। देखिए हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है, पर आप उसको खुद से अगर कॉपी में सोल्व करोगे तो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो मास m1 है उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी आ रही है? ये आ रही है u1 और मास m2 उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2u1। यानी कि अगर बिफोर कोलिजन हमारा जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी ही मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और m2 है वो 0 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? हमारा जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, परंतु जो मास m2 है उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? यानी कि वेलोसिटी डबल हो रही है। इन चारों केस में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। ठीक दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है अपना न्यूटन का प्रत्यावस्थान गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, होता क्या है? पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने स्टडी किया था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा ए और बी, जो कि स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? u1 और u2 है। तो यहाँ पर कोलिजन से पहले उनकी जो वेलोसिटी क्या थी? वो थी अपनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, यानी कि बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी कितनी थी? वो क्या थी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी है वो क्या है अपनी? v1 एंड v2। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर आता है? वो अपना प्रत्यावस्थान गुणांक के बराबर आता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो अपना जो ई है, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बराबर आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2 अपॉन ये किसके बराबर आ जाएगा? u1 माइनस u2। अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने कैलकुलेट किया था ना, वहां अपने पास में क्या था? वहां पर अपने पास में था v1 माइनस v2 है। वहां पर v1 माइनस v2 नहीं किया था अपनों ने, v2 माइनस v1 किया था। वहां पर नेगेटिव साइन आया था। यहाँ पर नेगेटिव साइन ना कैरी करें अपने, इसलिए यहाँ पर अपने मैग्नीट्यूड लगा के लिख रहे हैं। समझ गए ना? अब जरा दोस्तों बताइए कि हमारे जो इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है या सुपर इलास्टिक कोलिजन है, इनके लिए ई की वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन के लिए बात करें तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू है वो आती है अपना 1। ई की वैल्यू 1 आती है तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे v1 माइनस v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2। ठीक है, इसके बाद में हम परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें तो उसके लिए ई की वैल्यू कितनी आती है? ई की वैल्यू आती है अपना 0। ठीक है, इन इलास्टिक के लिए क्या होगा? इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू है वो कितना होगा? ई लेस देन 1 होगा। और सुपर इलास्टिक के लिए अगर बात करें तो ई की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है 1 से। ठीक है, चारों के लिए ई की वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाएगा कि अगर प्रत्यावस्था गुणांक है उसकी वैल्यू है इतनी। ठीक है, अब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है यानी कि किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे दी जाएगी आपको 0.4 है, लेस देन 1 ही है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि v1 की और v2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अपना। दोस्तों एक बात बताइए कि अगर कोई एक बॉल होती है जिसको आप किसी u वेलोसिटी से फेंक रहे हो ग्राउंड के ऊपर, किसी h हाइट से, मान लेते हैं इसको h हाइट से फेंका गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा जाए तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे ग्राउंड की वेलोसिटी है वो तो हमेशा ही 0 रहेगी।
ठीक है? चाहे स्टार्टिंग कंडीशन में लीजिए, चाहे एंड कंडीशन में लीजिए, तो उस कंडीशन में अपना प्रत्यावस्था गुणांक है, वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि इसका वैल्यू है वो v/u के बराबर हो जाएगी ना? इसी प्रकार से क्या होता कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि जा रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ या u वेलोसिटी के साथ, और जबकि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा b ऑब्जेक्ट, जो कि अनंत दूरी के ऊपर उपस्थित है, ठीक है? यानी दोनों के मध्य है, इनफाइनाइट दूरी के ऊपर उपस्थित है। तो क्या इस कंडीशन के अंदर किसी प्रकार की कोलिजन होगी? नहीं होगी। नहीं होगी ना? तो उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? तो इस कंडीशन में ना ही तो कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होने वाली है, ना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होने वाली है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, उनके मध्य की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना? दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमें दे रखा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m है और उसको स्टार्टिंग वेलोसिटी u के साथ उसको भेजा जाता है किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और एक बी सी अपना कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें बी और सी दोनों का मास mm इक्वल है। ठीक है ना? स्टार्टिंग में ये हमारा सिस्टम है वो रेस्ट के अंदर है। ठीक है? जब ये ऑब्जेक्ट ए जाकर इस बी सी के साथ टकराता है, तो टकराने से क्या है, यहाँ स्प्रिंग में एक कंप्रेशन आता है। उस कंप्रेशन यानी कि उस एक्स की हमें वैल्यू है वो कैलकुलेट हमें करनी है। अगर हमारा यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो, और सेकंड हमारी यहाँ जो कोलिजन है वो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो। ठीक है ना? दोस्तों जरा याद कीजिए कि हमारा इलास्टिक कोलिजन है वो होता क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और वो जाके टकराता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिसका भी मास m है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी u दे रखी है और ऑब्जेक्ट सेकंड है उसकी वेलोसिटी आपके पास 0 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, जबकि हमारा जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u। ये किस में देखा था हमने? इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में। जबकि हमारा जो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन था उसमें क्या था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है उसके साथ में जब आगे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी है आके टकराएगा, तो टकराने से क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे इस तरह से। ठीक है? ये चिपक जाएंगे ए और बी। चिपकने के बाद फिर वो दोनों किसी एक वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मोशन करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से एक चीज़ तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो इलास्टिक कोलिजन में हमें सबसे पहले दे रखा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है वो जा रहा है किसी यू वेलोसिटी के साथ, और जो बी और सी है वो स्थिर है। ठीक है? अब कोलिजन के लिए क्या होगा? हमारा ए है वो जब तक संपर्क में नहीं आएगा तब तक कोलिजन होगी नहीं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है वो जाके बी के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा। ये बी के साथ कॉन्टेक्ट में आ गया। ठीक है? जैसे ही ए जाकर बी के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो क्योंकि दोनों के द्रव्यमान समान है, तो ए अपनी जितनी भी गतिज ऊर्जा है, अपना जितना भी मोमेंटम है वो किसको दे देगा? वो बी को ट्रांसफ़र कर देगा। बी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पर इसने अपनी जितनी गतिज ऊर्जा थी वो सारी की सारी बी को ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र कर दी तो उससे क्या होगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। परंतु हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है ये किसी वेलोसिटी यू के साथ मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है? ये मोशन शुरू कर देगा, परंतु कुछ समय बाद, कुछ माइक्रो सेकंड के बाद में यहाँ पर सिर्फ़ बी के मोशन की वजह से क्या होगा? ये बी है जाकर अपनी कुछ गतिज ऊर्जा है वो सी को देगा। ठीक है? और कुछ अपनी ऊर्जा है यहाँ स्प्रिंग को कंप्रेस करने में लगा देगा। लगाएगा ना? तो यहाँ पर फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बी और सी है वो कंप्रेशन होने के साथ एक सिस्टम के रूप में आगे मोशन करेगा। ठीक है ना? तो मैं मान लेता हूँ इस सिस्टम का जो मोशन है वो v है, और यहाँ पर जो यहाँ कंप्रेशन आ रहा है वो कंप्रेशन आ रहा है अपना x आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपने को क्या लगाना है? यहाँ पर अपना मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। दूसरा क्या लगेगा? यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। ठीक है? तो दोनों को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा बताइए फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर जो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा ये वाले दोनों ऑब्जेक्ट बी और सी है, इनकी वेलोसिटी तो 0 है, तो इनका मोमेंटम तो 0 होगा, सिर्फ़ इसी का एक आएगा, और वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा mu के बराबर, होगा ना? अब बात करते हैं अपना, जब ये लास्ट वाली कंडीशन है, लास्ट वाली कंडीशन के लिए अपना संवेग है वो क्या होगा? तो ज़रा बताइए, जब b और c है वो दोनों किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा इस सिस्टम का संवेग कितना होगा? यहाँ पर दोनों के मास m है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम आ जाएगा वो mv प्लस mv के बराबर आ जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी? जो सिस्टम का स्टार्टिंग जो मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर कीजिएगा। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल कीजिएगा। क्या है अपना इनिशियल? P इनिशियल अपना mu के बराबर है और फाइनल है अपना mv प्लस mv। तो mu प्लस mv प्लस mv। तो यहाँ पर दोनों साइड जो कटता है वो काटेगा ए, और v की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी u/2। ये इक्वेशन बन आ गई। अब जरा यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और लगाइएगा, या अपनी जो एनर्जी कंजर्वेशन और लगाइएगा। तो देखिए सबसे पहले अपनी फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी अपना हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर। इसके अलावा सिस्टम में कोई और मोशन है? नहीं है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ये 0 है।
तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर है। अब फाइनल पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो हमारा यहाँ सिस्टम है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आप कहोगे कि भाई ये दोनों मास है वो v वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये b के लिए लिख दिया। c के लिए क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। यहाँ स्प्रिंग में कंप्रेशन भी है ना, तो यहाँ पर जो ए के द्वारा जो गतिज ऊर्जा दी गई है वो बी और सी की गतिज ऊर्जा प्लस यहाँ स्प्रिंग में कंप्रेशन के बराबर है। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन वो किस फॉर्म के अंदर है? वो है यहाँ पर इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो आपने पढ़ी है, वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है ना? पढ़ी है ना आपने? अगर नहीं पढ़ी तो पीछे वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको जब भी कोई स्प्रिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना है? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू हमें क्या करना है? मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। क्योंकि जो यहाँ पर ए के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ए के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो बी और सी मोशन में आए हैं, प्लस जो स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन आया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मैकेनिकल एनर्जी लेंगे। यहाँ पे पहली बात तो आपको याद रहना है ये चीज। तो बराबर कीजिए ना इन दोनों की, तो अपने पास में आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ 2 टाइम्स लगा दीजिएगा। ठीक है, लगा दिया। प्लस अपना आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो करता है उसको काटिएगा, क्या आता है? तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व और करते हैं, तो ये अपने आ गया एम यू स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 2 एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आप यहाँ से v की वैल्यू है वो पुट कर सकते हो? v की वैल्यू बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो कीजिएगा जरा। एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2m यू स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से ये कटेगा तो 2 ही बचेगा। ठीक है, प्लस के एक्स स्क्वायर। बाकी को इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा एम यू स्क्वायर माइनस ऑफ एम यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा और सोल्व कीजिएगा तो अपने पास में आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, के को भी इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा और एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके बराबर आ जाएगी। तो कंप्रेशन की वैल्यू है वो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। किस कंडीशन में? अपना जो कोलिजन यहाँ पर हो रहा है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। अब कैलकुलेट करते हैं किसी इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में हमारा क्या कंप्रेशन रहेगा। दोस्तों अगर यहाँ कोलिजन है वो इन इलास्टिक होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहती है हमारी इक्वेशन? तो देखिए स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है वो जा रहा है किसी यू वेलोसिटी के साथ, और हमारे जो ऑब्जेक्ट बी और सी है उनकी वेलोसिटी है 0। तो जरा बताइए कि इस कंडीशन के अंदर हमारा सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या होता? तो मोमेंटम बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते थे। इसका मोमेंटम आता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व तो दोनों ही कंडीशन में रहेगा ना अपना। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम आ जाएगा एम यू, और इन दोनों का मोमेंटम है वो 0 है। तो अपना सिस्टम का इनिशियल जो मोमेंटम है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा एम यू के। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है वो जाके टकराता है अपना बी के साथ। यहाँ ये ए है वो जाके टकराएगा बी के साथ। अब जब बी के साथ टकराएगा तो ये क्या करेगा? बी के साथ चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो हमारा ए और बी है वो आपस में चिपके हुए मोशन करेंगे ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ए और बी का जो निकाय है उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं वी डैश है। यहाँ पर इन इस निकाय की वेलोसिटी वो किसके बराबर है? वी डैश है। ठीक है, अब हमारा जो ए और बी है ये मोशन करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब ये हमारा जो पूरा निकाय है वो किसी वी वेलोसिटी के साथ मोशन करने लगेगा, और उस कंडीशन के अंदर हमारा जो स्प्रिंग सिस्टम है इसमें भी एक कंप्रेशन आ जाएगा। मान लेते हैं उस कंडीशन में भी हमारा जो कंप्रेशन है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। ठीक है ना? तो जरा बताइए कि इन तीनों कंडीशनों के अंदर पहले तो मोमेंटम क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम किसके बराबर होगा? अब देखिए मास तो एम है, और यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है इसमें मोशन कौन से कर रहे हैं? ए और बी कर रहा है। अपना जो सी है इस कंडीशन में भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर जो पी सेकंड है यानी सेकंड जो कंडीशन है इसमें मोमेंटम किसके बराबर होगा? इस कंडीशन में जो मोमेंटम है वो अपना बराबर आ जाएगा, देखिए एम वी प्लस एम वी। ठीक है, वी डैश मान लेते हैं, तो ये एम वी डैश प्लस एम वी डैश। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है यानी कि इस कंडीशन के अंदर मोमेंटम है सिस्टम का क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में हमारा जो मोमेंटम है वो बराबर है एम वी प्लस एम वी प्लस एम वी। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब जरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए। काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो फर्स्ट कंडीशन में हमारी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, देखिए इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होनी नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही होनी है। तो एक ही काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए हमारा सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? क्योंकि देखिए सेकंड कंडीशन के अंदर स्प्रिंग के अंदर किसी तरह का कोई कंप्रेशन नहीं है। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट सी है वो मोशन में नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? ए और बी में होगी। तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? सेकंड कंडीशन के लिए ये बराबर आ जाएगी हाफ एम वी डे स्क्वायर
प्लस यही हाफ एम वी डी स्क्वायर एक बार और आएगा, तो मैं इसी को 2 टाइम्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताइए अपनी जो थर्ड पोजीशन है इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी या सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी अपना, मैं काइनेटिक एनर्जी ही लिख देता हूँ मैं, पर लिखना अपने को मैकेनिकल एनर्जी चाहिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं। देखिए सही तो मैकेनिकल एनर्जी ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी नहीं मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये अपनों मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में लिख दिया, तो अब क्या होगा, अब पूरा सिस्टम ही मोशन कर रहा है, सिस्टम मोशन कर रहा है और प्लस उसमें क्या है, इसमें हमारा स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन भी है। तो जरा बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीनों मास है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे हाफ, अब तीनों मास है इसलिए मैं 3m लिख देता हूँ, और किस वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं, वी स्केयर लिख रहा हूँ। आप चाहो तो इसको हाफ एम वी स्केयर 3 बार लिखकर आपस में ऐड करोगे तब भी ये चीज आएगी, ठीक है ना। प्लस इसमें ऐड अपने को क्या करना है, इसमें ऐड करना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, स्प्रिंग की, ये बराबर आ गई है अपना हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब जरा इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को आपस में इक्वल रखिएगा, इक्वल रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा सबसे पहले एम यू इक्वस टू, यहाँ से इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 2 mv डेस, फिर लास्ट वाले को ऐड किया तो यहाँ से अपने पास में आ गया 3mv। कोई दिक्कत है यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से वी डेस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वी डेस की वैल्यू आ जाएगी आपका u/2 के, और इसके अलावा आपकी v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपके u/3 के। तो यहाँ से दो वैल्यू तो अपने पास में आ गई ना। अब इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी है उनको इक्वल और रखिएगा, तो हमारा जो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है वो क्या थी अपना हाफ एम यू स्केयर, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो हाफ एम वी डे स्केयर, ठीक है वी डे स्केयर बराबर, अब थर्ड वाले की काइनेटिक एनर्जी और रखिएगा, क्या आ जाएगी थर्ड वाले की काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर आ जाएगी हाफ एम 3m है ना, 3m वी स्केयर प्लस साथ में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्केयर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 3 को इक्वल कीजिएगा, फिर इसको बीच वाले को और इसको इक्वल करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी बड़ी आसानी से एक्स की, आ जाएगी ना। तो जरा रखो इसको, रखा तो अपने पास में आ जाएगा, देखिए हाफ एम यू स्केयर इक्वस टू, ये बराबर है हाफ 3mv² प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जो कटता है उसको तो काट ही दीजिएगा, यहाँ पे ये हाफ कट गया, ये हाफ कट गया, ये हाफ कट गया। ठीक है, यहाँ से के एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपना एम यू स्क्वायर माइनस ऑफ 3mv²। ठीक है ना, v की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, ये किसके बराबर है u/3 है ना, तो जरा पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एम यू स्क्वायर माइनस, ये किसके बराबर u/3 है ना, तो 3m u/3 करेंगे तो u²/9 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिए करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा अपना, लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे 2mu²। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू है वो फाइनली कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी अंडर ऑफ 2mu²/3k। ठीक है ना, तो बड़ी ही आसानी से अपने ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इलास्टिक कोलिजन है उस कंडीशन के अंदर किस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिहेव करता है, और जब हमारा जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि कोई एक बुलेट है जिसका मास m है और उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो u है। ये बुलेट जाके टकराती है किसी बॉक्स के साथ जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है, और उस कैपिटल M मास का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो हमें दे रखा है 0। ठीक है, आफ्टर कोलिजन है, क्योंकि यहाँ कोलिजन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इन इलास्टिक कोलिजन दे रखी है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हमारा ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये जाके बुलेट है वो धस जाएगी ना। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ये सिस्टम है, सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि जो अंतिम वेग है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है कि घर्षण बल के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो क्या होगा, क्योंकि बुलेट है वो जाके इस बॉक्स में अंदर घुसेगी ना, तो वहां पर जो बॉक्स और जो बुलेट है उसके मध्य एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो उस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या है, इनिशियल कंडीशन में हमारा सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका मोमेंटम है एम यू, इसका वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम अपना आ गया एम यू के बराबर। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, तो यहाँ सिस्टम है, सिस्टम का मास किसके बराबर होगा, यहाँ बुलेट का मास m और जो बॉक्स है उसका मास कैपिटल M। तो सिस्टम का जो टोटल मास है वो अपने पास में आ गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और सिस्टम की वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी है v के बराबर, वेलोसिटी v के बराबर है ना।
तो आप बड़ी ही आसानी से ये चीज़ तो बता ही सकते हो कि सिस्टम है उसका जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा। तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल करेंगे अपने, तो क्या आ जाएगा अपना एम यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना एम प्लस एम वी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू आप बता सकते हो स्मॉल एम यू बाई एम प्लस एम। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा है कि हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। अब जरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ये बराबर किसके बराबर होगी, हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होगी। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि ये सिस्टम का मास एम प्लस एम हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके बराबर आ जाएगी इसकी। तो रखिए ना जरा वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू रखते ही अपने पास में आंसर भी आ जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम प्लस एम और वी स्केयर। और वी स्केयर की वी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, जरा वी की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ ऊपर से वैल्यू पुट कीजिए क्या आएगा, ये बराबर आ गया अपना एम यू अपॉन एम प्लस एम और स्केयर के बराबर आ गया। तो यहाँ से भी जो काटता है उसको काटेंगे और बाकी को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। तो इसको सोल्व कीजिएगा, देखो क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा क्या -1, यहाँ से ये एम भी आएगा और फिर आ गया अपना एम प्लस एम। ठीक है, ये एक बार कटेगा ना यहाँ, ओके। और हाफ हम यूज़ करें वो बाहर कॉमन आ गया। अब इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए जरा, क्या आ जाएगा अपना एम प्लस एम है, इसको लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो एम प्लस एम माइनस एम करेंगे तो कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ठीक है ना दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई एक ब्लॉक है, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा गया है उसको मान लेते हैं बी। ठीक है, ए ब्लॉक है उसका द्रव्यमान एम है और बी ब्लॉक है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। बी ब्लॉक की वेलोसिटी है, वो स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें दे रखी है, यू वेलोसिटी है। और स्टार्टिंग में ये कहाँ मोशन कर रहा है, जो ब्लॉक ए है उसका घर्षण रहित जो भाग है उसके ऊपर मोशन कर रहा है। फिर ठीक है, और उसके बाद का जो ये पोर्शन है उस पर फ्रिक्शन लग रहा है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो हमें न्यू दे रखा है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस निकाय का या इस सिस्टम का अंतिम वेग है वो क्या होने वाला है। ठीक है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है घर्षण बल द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है घर्षण युक्त भाग पर तय की गई दूरी क्या है वो कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे दोस्तों, समझते हैं कि यहाँ पर मोशन है वो हो किस तरह से रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट देखिए। इस स्टेप के अंदर क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है ये नीचे वाला और ये बी है। ठीक है, बी ने मोशन करना जस्ट शुरू ही किया है, जस्ट शुरू ही किया है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का और यहाँ पर मोशन होने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है वो मोशन करता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर आएगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम आ गया एम यू के बराबर। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी आ गई हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता हुआ या सेकंड पोजीशन के अंदर पहुंचता है, तो यहाँ पे जैसे ही ये सेकंड पोजीशन में पहुंचेगा तो यहाँ पर ये अपनी सरफेस है वो कौन सी आ गई, फ्रिक्शनलेस सरफेस आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है इस पर एक घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल कौन सी डायरेक्शन में लगता है, घर्षण बल हमेशा लगता है जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसकी विपरीत डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है उससे फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, उससे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है वो भी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ अपना जो ऑब्जेक्ट ए एंड बी है दोनों मोशन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी है अब निकाय की क्या आ जाएगी, ये वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है ना, अब कुछ समय के बाद में क्या होगा, यहाँ पर घर्षण बल है वो लगता रहेगा, घर्षण बल की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यानी कि ऑब्जेक्ट बी है वो जाके रुक जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है उसके द्वारा ये तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको वन बाय वन सभी देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बताइए सेकंड पोजीशन के अंदर हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होगा, निकाय का मोमेंटम वो किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, अभी देखिए पूरा निकाय एक साथ मोशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर निकाय का मास कितना हो जाएगा, एम प्लस एम हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा सिस्टम उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आप कहेंगे कि ये बराबर आ जाएगी अपना हाफ एम प्लस एम और वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निकाय का अंतिम वेग
कैलकुलेट करना है तो निकाय का जो अंतिम वेग कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। कैसे कैलकुलेट करोगे? हम क्या करेंगे कि जो मोमेंटम इनिशियल है और जो फाइनल है उन दोनों को बराबर रखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एम यू इक्वल्स टू एम प्लस एम वी के बराबर आ जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगा एम यू अपॉन एम प्लस एम। ठीक है ना? तो यहाँ से वेलोसिटी वी है वो तो अपने पास आ गई। अब सेकंड आपसे पूछा गया है कि घर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि घर्षण बल के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वो बराबर है हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल किसके बराबर है, फाइनल है ये वाली। ठीक है ना? तो जरा इसको सोल्व कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले तो सोल्व किया, थोड़ा सा ऊपर बैक करके देखिएगा, वही सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू में थोड़ी ना चेंज आएगा, वैल्यू वही रहेगी। किसके बराबर आ जाएगा, एम एम यू स्क्र अपॉन टू एम प्लस एम, ये वाली वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन वाली वैल्यू है, ये रखिएगा, सेम ही वैल्यू है। ठीक है ना? थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो हमारे घर्षण युक्त भाग है उस पर तय की गई दूरी किसके बराबर होगी। तो देखिए दूरी किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो देखिए अपना जो वर्क है वो किसके द्वारा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन है। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन है तो आप क्या कहोगे, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स यानी कि न्यू एन। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट है अपना जो अपना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ले रहा है उसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एम प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस एम। ठीक है ना? तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस है वो किसके बराबर आ गया, वो बराबर आ गया एम एम यू स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस एम न्यू एन। और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, न्यू एन, एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी अपना, यही तो लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स, यही लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए एम जी के बराबर होगी ना, ये एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ एन की वैल्यू आप एम जी रखिए जरा, ये अपनों ने एम जी रखा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा ये वाला, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना? जी को थोड़ा और पास में ला के रख दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स से पूछ लेना है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है कि कोई भी एक एम मास का कोई एक ब्लॉक है जो कि लटक रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक है वो स्थिर अवस्था में है, साम्यावस्था में है। तो एक बुलेट है जिसका मास है स्मॉल एम है और किसी यू वेलोसिटी के साथ वो आती है और ब्लॉक जो एम है उसके साथ टकराती है। यहाँ पे जो कोलिजन हो रही है वो किस तरह की है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अप्रत्याश टक्कर है। इस टक्कर के बाद में क्या होता है, हमारा जो ब्लॉक और जो बुलेट सिस्टम है वो किसी एच हाइट तक ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हमें कैलकुलेट करना है कि इस एच हाइट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले तो देखिए हमारा जो बुलेट है स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर, जब स्टार्टिंग पोजीशन में हमारी बुलेट है वो जब टकराई नहीं है तो उस समय हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या होगा, तो आप कहेंगे उस समय हमारा सिस्टम है उसका मोमेंटम है वो बराबर होगा एम यू के बराबर, क्योंकि ब्लॉक है वो तो अपना स्थिर अवस्था में है। ठीक है, अब ये बुलेट आई और आकर इसके साथ टकराती है, ये हमारी टकराती है। ठीक है, टकराती तो अब सिस्टम का जो मास है वो किसके बराबर हो गया, सिस्टम का मास हो गया अपना एम प्लस एम के बराबर। ठीक है, अब हमारी बुलेट है वो आगे की तरफ जा रही है किसी वी वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो अपना हो गया, ये बराबर हो गया एम प्लस एम वी के बराबर हो गया। ओके, अब जरा मुझे बताइए कि हमारा सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, यहाँ पर जब ये जस्ट टकराया है, जस्ट टकराते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, तो आप कहोगे हमारा इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वो बराबर हो जाएगी अपना हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा वी की वैल्यू क्या है वो आपको पता है क्या, नहीं पता ना, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरा मोमेंटम इनिशियल और फाइनल को बराबर कीजिएगा तो अपने पास में आ जाएगा एम यू इक्वल्स टू एम प्लस एम वी के बराबर। तो यहाँ से वी की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, ये अपने पास आ गया एम यू अपॉन एम प्लस एम। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास में आ जाएगी अपना हाफ एम प्लस एम वी स्केयर। अब वी की वैल्यू ये वाली पुट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो चेक कीजिएगा सही लिखा ना, एम यू का होल स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है तो पूछेगा आप। अब जरा मुझे ये बताइए कि कोई एक गोला है जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं वी डैश है। ठीक है, तो ये कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ जाएगा, ये मान लेते हैं किसी हाइट यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी हाइट है यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, अगर इसका मास m है तो आप कहेंगे कि भाई इसका मास m है तो अगर h हाइट तक जा रहा है, ये h हाइट तक जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी mgh। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, यहाँ हमारा जो ये ब्लॉक है या जो ऑब्जेक्ट है इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी पूरी चेंज किस में हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है।
है और ये ना, तो सेम ही यहाँ पर ऊपर वाले केस के अंदर होगा। यहाँ पर हमारा सिस्टम है, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, ये हमारा इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ये बराबर है हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी mgh के बराबर। और अब हमारा सिस्टम, उसका मास कितना है, m प्लस एम है, तो जरा वैल्यू पुट कीजिए क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा m प्लस एम एंड g एंड h। तो यहाँ पर v की वैल्यू अपनों ने पुट की है, वो दोबारा से पुट कर दो, नहीं करनी है तो पुरानी वाली देख लो। ओके, और जी एच की वैल्यू और रखिएगा, तो यहाँ पर इंटू 1/m+m जी और आ जाएगा, तो ये एच की वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से इन प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि कोई भी एक m मास का कोई भी एक द्रव्यमान है, ठीक है, उसको किसी h ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि हमारा प्रत्यास्था गुणांक है वो e हमें दे रखा है, तो टकराने के बाद कण है वापस कितनी ऊंचाई तक उछलेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जरा ये बताइए कि हमारा जो ब्लॉक m है, ये जब ग्राउंड के पास पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले क्या होगी, बताइए जरा। तो दोस्तों, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लेते हैं वेलोसिटी है वो u है, तो u की वैल्यू कैसे आएगी, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आई थी हमारी, ये mgh के बराबर थी, mgh के बराबर थी। ये किस में चेंज हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो हाफ एम यू स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, अपना mgh के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप u की वैल्यू क्या निकालोगे, u की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2gh के बराबर। अब इस प्रॉब्लम को जरा इस तरह से समझिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, इसके साथ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो टकरा रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल्स टू √2gh। ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है, ये सेकंड जो ऑब्जेक्ट है जो कि आपने ग्राउंड लिया है, ग्राउंड लिया ना, ये ग्राउंड है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इसका मास बहुत ज़्यादा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो रहेगी और जो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। तो अपना प्रत्यास्था गुणांक वो किसके बराबर होता है, वो होता है अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा v2 माइनस वी वन अपॉन u2 माइनस u1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो v2 और u2 है उसकी वैल्यू तो जीरो आएगी, तो फाइनली आप क्या कहोगे, v बाई यू के बराबर होगा, होगा ना। तो इसको जरा आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है स्मॉल m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है इसकी √2gh के बराबर। ठीक है ना, ये टकरा रहा है किसी दूसरे ब्लॉक के साथ, ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अब मास m है वो बहुत ज़्यादा है, किससे, स्मॉल m से, यानी टकराने वाली जो गेंद है, द्रव्यमान है, तो आफ्टर कोलिजन भी इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, आफ्टर कोलिजन भी इसकी वेलोसिटी वो जीरो ही रहेगी, यानी कि जो v2 है वो भी जीरो रहेगा। परंतु हमारा जो स्मॉल m मास है वो टकराने के बाद किसी न किसी वेलोसिटी के साथ वापस जंप करेगा। ठीक है, तो अपना जो प्रत्यास्था गुणांक है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस वी2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। तो आप यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो आपकी जो u2 और v2 है इनकी वैल्यू तो जीरो रहेगी, रहेगी ना जीरो। तो यहाँ पर अपना फाइनली क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस जीरो करोगे तो ये बराबर आ जाएगा v बाई यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आएगा ना, क्योंकि स्मॉल m के ऊपर डिपेंड है। तो अब जरा बताइए कि v है वो किसके बराबर आ गया, v है वो बराबर आ गया e u के बराबर आ गया, और u की वैल्यू किसके बराबर है, u की वैल्यू है आपके पास √2gh। तो आपके पास में जो टकराने के बाद जो इसकी एंड वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, एंड वेलोसिटी वो बराबर आ जाएगी e√2gh के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कण कितनी ऊंचाई तक उछलेगा, तो जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा जो द्रव्यमान है ये यहाँ आके टकराया, टकराते समय इसकी वेलोसिटी है u, और जस्ट आफ्टर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और ये v किसके बराबर है, ये e u के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितनी हाइट वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ जाएगा, हम देखते हैं यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ये बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं ये h हाइट तक जाता है, तो ये एम जी एच डेस के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए जरा क्या होगा, ये अपना एम जी एच डेस है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जो करता है काटते हैं दोनों साइड, तो यहाँ से v की वैल्यू और पुट कीजिएगा, यहाँ पर ई यू के बराबर आएगा, तो यहाँ पे ई यू आ जाएगा, रखिए जरा वैल्यू, तो ई यू, ठीक है, m से तो कट गया ना, ई यू आ जाएगा, तो ई स्केयर यू स्केयर, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच डेस की वैल्यू आ जाएगी ई स्केयर यू स्केयर अपॉन 2g के बराबर आ गया। ठीक है ना, अब u की वैल्यू भी रख दीजिएगा, u की वैल्यू क्या है, एन रूट्स ऑफ
2GH के बराबर है, तो ये वैल्यू भी रखी, तो ई स्केयर 2GH अपॉन 2G। तो यहाँ से ये कटेगा तो आपके पास में एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी आपका ई स्केयर एच के बराबर आ जाएगी। कोई डाउट नहीं है, इसको समझ लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगी आपको। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ से द्रव्यमान m है उसको छोड़ा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ना कुछ ग्राउंड से हाइट होने की वजह से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब ग्राउंड के पास में आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी है वापस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जिस हाइट तक किया जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।